B.Ed BSc पार्ट सेकंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे वन संसाधन संरक्षण। पृथ्वी के धरातलीय भाग की बात करें तो आज पृथ्वी के धरातलीय भाग पर पर्यावरण जिस संतुलित अवस्था में पाया जाता है वो संतुलन किसके द्वारा टिका हुआ है? पेड़ पौधों के द्वारा। मनुष्य को और जीव जंतु है, इनको जो प्राण वायु प्राप्त होती है वो भी किसके द्वारा प्राप्त होती है? वनस्पति के द्वारा ही प्राप्त होती है। आज संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करें तो संपूर्ण पृथ्वी पे पेड़ पौधों की संख्या लगातार क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। जबकि पहले की बात करें अपन तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार किसी भी भूभाग के कम से कम 33% भाग पर तो वन संपदा होना आवश्यक है। अपनी जो राष्ट्रीय वन नीति है वन नीति, इसके अनुसार किसी भी भूभाग के कम से कम 33% भाग पर पेड़ पौधे होना आवश्यक है। भारत के संदर्भ में अध्ययन करें, राजस्थान के संदर्भ में अध्ययन करें या विश्व के संदर्भ में अध्ययन करें, आज ये वाली स्थिति गौण होती जा रही है। क्योंकि लगातार पेड़ पौधों की संख्या क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। पहले का अध्ययन करें तो पहले पेड़ पौधे अधिक संख्या में पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई, और जैसे जैसे मानव की आवश्यकताएं बढ़ती गई मनुष्य ने पेड़ पौधों को काटना चालू कर दिया। जब मनुष्य ने इन पेड़ पौधों को काटना चालू किया तो लगातार इनकी संख्या क्या होती चली गई? कम होती चली गई, और वर्तमान में संपूर्ण पृथ्वी के धरातल पर पेड़ पौधों की संख्या कम होती जा रही है। एक तरफ पेड़ पौधों की संख्या कम हो रही है और एक तरफ मनुष्य विकास की ओर अग्रसर है। मनुष्य ने अपने विकास या अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों को काट दिया। कल कारखाने, उद्योग और यातायात के साधनों में लगातार वृद्धि होती गई, और उनसे जो निकलने वाला धुआं है वो चारों ओर वायुमंडल में फैलने लगा, और जब धुआं चारों ओर वायुमंडल में फैलने लगा तो वायुमंडल के तापमान में क्या होने लग गई? वृद्धि होने लग गई, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न होती गई। धरातलीय भाग के तापमान में वृद्धि हो गई, ग्लेशियर पिघलने लगे, और ग्लेशियर पिघलने के बाद में जो पानी था वो समुद्र में आने लगा, और धीरे धीरे जलस्तर क्या होता गया? ऊपर होता गया। अतः जब मनुष्य ने वापस अपने विकास की ओर ध्यान अग्रसर किया तो उन्होंने एक ही बात सीधी स्पष्ट हो रही है, अगर वन संसाधन का संरक्षण नहीं हुआ तो इस धरातल पर जीवन की कभी भी कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि आज के समय का अध्ययन करें तो पेड़ पौधों का सर्वाधिक महत्व पाया जाता है। अगर पेड़ पौधों की बात करें तो अनेक दुष्परिणाम उत्पन्न हो गए। भूस्खलन हुआ, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है,
वर्षा कम हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जीव जंतुओं की संख्या कम हो रही है, यानी अनेक दूसरे परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। सबसे पहली बात आती है पेड़ पौधों की संख्या में कमी के कारण से भूस्खलन की समस्या उत्पन्न हो रही है। भूस्खलन का मतलब क्या होता है? जिन पर्वतीय क्षेत्रों से अगर वनस्पति हट जाती है, जैसे ही वहां पर वर्षा होती है, वो मिट्टी का कटाव लगता है और मिट्टी नीचे वाली क्षेत्र में आती है। मिट्टी के बड़े बड़े जो शिलाखंड है वो धंसते हुए चले जाते हैं, तो सर्वाधिक भूस्खलन की समस्या उत्पन्न हो रही है। दूसरी बात आती है पर्यावरण प्रदूषण। पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगर पेड़ पौधों की संख्या ही कम हो जाएगी तो फिर बाद में पर्यावरण क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा। इस धरातलीय भाग में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी और अनेक प्रकार के दुष्परिणाम उत्पन्न होते हैं। ओजोन परत में जो छेद हो रहा है वो इसी का परिणाम है। अगर ओजोन परत में छिद्र की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधी की सीधी कहां पर आएगी? धरातल पर आएगी। और जब सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें धरातल पर आएगी तो धरातल के भाग के तापमान में क्या हो जाएगी? वृद्धि। और जैसे ही धरातलीय भाग के तापमान में वृद्धि हो जाएगी, यहां पर चरम रोग बढ़ जाएंगे, अर्थात पर्यावरण प्रदूषण के कारण से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव। जब धरातलीय भाग पर अनेक चरम रोग बढ़ जाएंगे, जलजनित रोग बढ़ जाएंगे और मानव का स्वास्थ्य क्या हो जाएगा? प्रतिकूल दशा उत्पन्न हो जाएगी। इसके बाद में आता मरदा। जिन क्षेत्रों में नग्न भूमि पाई जाती है या किसी भी क्षेत्र में अगर वनस्पति विहीन क्षेत्र पाया जाता है, वनस्पति विहीन का मतलब होता है जहां पर पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं, तो वहां पर मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही उस क्षेत्र में वर्षा होती है या फिर बाद में उस क्षेत्र में तीव्र गति से पवन चलती है, वो वहां से मिट्टी को हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाती है। और जब ये मिट्टी एक स्थान से हटकर उड़कर या बहकर दूसरे स्थान पर चली जाती है तो मिट्टी का कटाव लग जाता है, जिसे मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है, मृदा अपरदन हो जाता है। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो धरातल के नीचे वाले भाग में गिरती है और जब पृथ्वी के धरातल पर गिरती है तो वहां पर हुमस की क्रिया होती है। हुमस की क्रिया का मतलब होता है मिट्टी की उर्वरा शक्ति का विकास होता है। और जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति का विकास होगा तो भूमि उपजाऊ होगी। लेकिन अगर किसी भी भूभाग पर अगर पेड़ पौधों की संख्या कम हो जाएगी तो फिर बाद में वहां पे मृदा की उर्वरा शक्ति का विकास ही नहीं होगा, क्योंकि उस क्षेत्र में हुमस की क्रिया कम हो जाएगी और हुमस की क्रिया कम होती है, भूमि क्या हो जाएगी? अनुपजाऊ, बंजर हो जाएगी। इसके बाद में आता है वर्षा का। जिन क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में वनस्पति पाई जाती है, ये पेड़ पौधे मानसून को रोककर वर्षा करने में सहायता प्रदान करते हैं। और जब उस क्षेत्र में मानसून ही नहीं रुकेगा तो वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पेड़ पौधों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो वहां की जलवायु सम होती है
तापमान नहीं बढ़ता है और जलवायु अनुकूल पाई जाती है। ऐसे जलवायु परिवर्तन होता है। आज अपन संपूर्ण विश्व का अध्ययन करें तो संपूर्ण विश्व अनेक प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं से ग्रसित हो रहा है। ओजोन अवक्षय हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, भूकंप आ रहा है, ज्वालामुखी आ रहा है। ये सारा का सारा जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है ये लगातार पेड़ पौधों की कमी के कारण से है। क्योंकि अगर किसी भी भूभाग में पेड़ पौधों की संख्या कम होगी तो उस क्षेत्र में उसके नकारात्मक परिणाम उत्पन्न होंगे। जीव जंतुओं की संख्या कम। संपूर्ण पृथ्वी के धरातल की बात करें तो पहले इस प्रकृति पर पेड़ पौधे पाए जाते थे जिनमें जीव जंतु निवास करते थे। बाद में जैसे जैसे मनुष्य बसने लगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी तो मनुष्य के लिए आवास की आवश्यकता पड़ी, और आवास की आवश्यकता पड़ी तो मनुष्य ने क्या किया, वन संपदा जहां पाई जाती थी उन पेड़ पौधों को काट दिया और वहीं पर अपने आवास का निर्माण किया। कृषि हेतु भूमि की आवश्यकता पड़ी तो पेड़ पौधों को काट दिया। कहीं से नहर निकालनी है तो पेड़ पौधों को काट दिया। कहीं पे सड़क का निर्माण करना है तो पेड़ पौधों को काट दिया। धीरे धीरे जो जंगली जानवरों का जो आश्रय प्रदान करता था वो वन संपदा नष्ट होती गई और लगातार इनकी संख्या में क्या आ रही है, कमी। आज कुछ जीव जंतुओं की प्रजातियां तो इस तरह से लुप्त हो चुकी है कि उनका जो नाम है वो रेड डाटा बुक में लिखा जाता है और कुछ खतरे के निशान पर चल रहा है। आज इनके संरक्षण हेतु राष्ट्रीय अभियान का निर्माण करना पड़ता है, राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लगातार इनकी संख्या में क्या हो रही है, कमी होती जा रही है। तो ये वाले कारण थे जिनके कारण से अनेक दुष्परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। अब कौन कौन से उपाय हैं जो अपनाएंगे जिसके कारण से वनों का संरक्षण किया जा सके। सबसे पहली बात आती है वनों की नियंत्रित तथा वैज्ञानिक विधि से कटाई। नियंत्रित तथा वैज्ञानिक विधि से क्या करनी चाहिए, कटाई। दूसरी बात आती है वनों का आग से बचना। यानी वनों में जो लगने वाली आग है उससे बचाव होना चाहिए। तो यानी वन संसाधनों के संरक्षण हेतु कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए? तो 4 मुख्य उपाय हैं। सबसे पहली बात आती है वनों की नियंत्रित तथा वैज्ञानिक विधि से कटाई करनी चाहिए। नियंत्रित और वैज्ञानिक विधि का मतलब होता है किसी भी भूभाग से अगर अपन पेड़ पौधे काट रहे हैं, सबसे पहली बात तो आती है अगर अति आवश्यक कार्य हो तो ही पेड़ पौधों को काटना चाहिए। अगर आवश्यकता नहीं हो तो पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। काटते समय सबसे पहले रोगग्रस्त पेड़ पौधों को काटना चाहिए। रोगग्रस्त को काट दिया, उसके बाद में अगर और भी आवश्यकता है तो सबसे पहले इस प्रकार के पेड़ पौधों को काटना चाहिए जो अत्यधिक मात्रा में सघन हो। और जब पेड़ पौधों को काटा जाए तो उसको संपूर्ण जड़ सहित उखाड़ना चाहिए
ताकि उस पेड़ पौधे का प्रत्येक हिस्सा काम में लिया जा सके। क्योंकि संपूर्ण पेड़ को अगर अपन काट रहे हैं, ऊपर से काट रहे हैं, तो उसका आधा अंश ही काम में आता है। जिन क्षेत्रों में वनस्पति कम पाई जाती है वहां से पेड़ पौधों को कभी भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पहले ही वो क्षेत्र वनस्पति विहीन है, और वहां से अगर पेड़ पौधों को काट दिया जाए तो वहां पर वनस्पति और भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे पहली बात आती है वनों की नियंत्रित और वैज्ञानिक विधि से कटाई करनी चाहिए, ताकि पेड़ पौधों का संपूर्ण भाग का उपयोग हो सके। दूसरी बात आती है वनों का आग से बचना। वनों में जो लगने वाली आग है उसको दवाग्नि कहा जाता है, और ये वाली जो आग है वो घर्षण बल के कारण से लगती है। जो बांस के सूखे पेड़ होते हैं, उन बांस के सूखे पेड़ों में जब घर्षण की क्रिया होती है और वो आपस में टकराते हैं तो उसके कारण से वनों में आग लग जाती है, और उसके कारण से विस्तृत क्षेत्र की वनस्पति क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आज अपन अध्ययन करते हैं ऑस्ट्रेलिया के वनों में आग लग गई, भारत के वनों में आग लग गई, चीन में वनों में आग लग गई, उसे आग पे काबू भी नहीं पाया जा सकता है, और जिसके कारण से अनेक प्रजातियां, अभी थोड़ी दिन पहले अफ्रीका के जंगलों में आग लगी थी, पशुओं की भी अनेक प्रजातियां नष्ट हो जाती है। तो सबसे पहली बात आती है वनों की आग से रक्षा करनी चाहिए, बचाव करना चाहिए, और इसके लिए समय समय पर जो भी सूखे पेड़ पौधे पाए जाते हैं उन सूखे पेड़ पौधों को वहां से हटा देना चाहिए। जब उस क्षेत्र से सूखे पेड़ पौधों को हटा दिया जाएगा तो वनों में जो आग लगती है उससे बचाव किया जा सकता है। तीसरी बात आती है वनों की हानिकारक कीटों से रक्षा। पेड़ पौधों में देखते हैं रोग तथा व्याधि अधिक लगती है, और कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो कि पेड़ों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जैसे दीमक हुआ, गोरिल्ला हुआ। तो ये क्या करते हैं, नीचे से जड़ को काट देते हैं, और जब ये जड़ को काट देते हैं तो उस क्षेत्र में, एक विस्तृत क्षेत्र में धीरे धीरे वो क्या करता है, कीट पूरे क्षेत्र में फैल जाए, और जैसे ही पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा वहां की वनस्पति क्या होने लग जाती है, नष्ट होने लग जाती है। इसके बाद में आता पुनः वृक्षारोपण। अगर किसी भी भाग से पेड़ पौधों को काटा जा रहा है तो कम से कम उस क्षेत्र के 25% भाग पर पुनः वृक्षारोपण करना चाहिए। काटा गया जो भी क्षेत्र है, विस्तृत क्षेत्र है या कौन सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के कम से कम 25% भाग पर पुनः क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। जितनी भी नई परियोजनाएं पाई जाती हैं उनके आसपास वृक्षारोपण करना चाहिए। जैसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, किसी भी सिंचाई परियोजना का विकास कर रहे हैं तो उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में वृक्षों की सघन पट्टी लगा देनी चाहिए। कहीं पे भी सड़क निर्माण कार्य कर रहे हैं, बीच में आए हुए पेड़ पौधों को काट दिया तो सड़क के किनारे वृक्षारोपण कर देना चाहिए। कहीं पे अवनालिकाएं हैं तो वहां पे वृक्षारोपण कर देना चाहिए। कहीं पर अगर बंजर भूमि पाई जाती है तो वहां पे वृक्षारोपण कर देना चाहिए। तो जो भी खाली भूमि पड़ी मिले, अगर उस पर वृक्षारोपण कर दिया जाए तो वनों का संरक्षण हो सकता है, नहीं तो वनों का संरक्षण नहीं होगा। क्योंकि स्पष्ट है, वन है तो जीवन है, वन है तो जल है, जल है तो जीवन है, यानी पेड़ पौधे होंगे तो ही जल मिलेगा, तो ही जीवन मिलेगा, नहीं तो जीवन नहीं मिलेगा। आज के लिए इतना ही।